जिस जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए है तो आप उसको 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए में डायरेक्ट दे दो, बिना ऑप्शन के दे दो। दुकान और मकान गरीब और बेरोजगार को नहीं मिलेगा। अब एक गरीब आदमी के लिए उपलब्ध नहीं। 14 बार पेपर लीक, 7 बार पेपर लीक हो गए। कुछ मुद्दों पर हम दोनों पार्टी के लोगों को अलग तय करना चाहते हैं। मैं खुद ही चक्री हूँ, प्रताप सिंह की आवाज पूरी राम का बाकी कांग्रेस से अलग करने कांग्रेस पार्टी से अगर गांधी परिवार को बाहर निकाल दिया जाए तो कांग्रेस के पास पीएम पद का उम्मीदवार कौन है? और फर्जी है बीजेपी लोग। ये तो थे न्यूज़ होता है आजादी की लड़ाई में और अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। वो पद छोड़ने के लिए 3 साल तो आपके कभी पीस बोल रहे हैं, पीस बोल रहे हैं, सीए एनआरसी आगे का अंग्रेजों को टैक्स मिला, ऐसा नहीं है उसको वहां मिला। सनातन मानने वालों को 1 लाख रुपए दे देंगे। आपको नहीं लगता शराब को तो बंदी कर देना चाहिए? देखिए, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर एक नेताओं के लिए बहुत फेमस शब्द यूज में लिया जाता है, दबंग नेता या बाहुबली नेता। दबंग और बाहुबली नेता वो नेता होते हैं जिनके 100 पीछे गाड़ियां चलती है, 100 आगे पीछे गाड़ियां चलती है, उनके 150 केस होते हैं। लेकिन राजस्थान के लिए दबंग और बाहुबली नेता का अर्थ है ऐसे नेता जो निष्पक्ष बोल सके, जरूरत पड़ने पर पार्टी लाइन से भी हटकर बोल सके। ऐसे ही एक नेता हमारे साथ आज बैठे हैं, प्रताप सिंह जी शेखावत, या फिर आप प्रताप सिंह जी खाचरियावास के नाम से जानते होंगे आपने। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। सबसे पहले तो सर, आपकी राजनीति को एक सियासी स्कूल के तौर पर देखा जा सकता है, जहां पर जो नए नए राजनीति का शौक रखने वाले नेता या फिर जो नए नए इस फील्ड में आ रहे हैं वो इससे एक इंटर्नशिप कर सकते हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि जो भाजपा का 1 साल का कार्यकाल है उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, पहली बार ऐसी सरकार आई है जिस सरकार के लिए मैं नहीं पूरे राजस्थान की जनता में चर्चा है कि सरकार सर्कस ज्यादा नजर आती है। सरकार में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लोगों की एक उम्मीद होती है। सरकार उसको कहते हैं जो अच्छा और बुरा करने की ताकत है। लेकिन जो सरकार ना अच्छा कर सकती है ना बुरा कर सकती है, ना स्टैंड ले सकती है, ना बीजेपी के लिए, ना जनता के लिए, ना सरकार के लिए। सरकार का कोई स्टैंड नहीं। और इस सरकार को कौन चला रहा है आज तक किसी की समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने सोलर कंपनियों को हजारों हेक्टेयर जमीन दी। तो आप अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप और बड़े जो उद्योगपति हैं हिंदुस्तान के, उनको राजस्थान की जमीनें देना आपने शुरू कर दिया। और अभी जो राइजिंग राजस्थान इन्होंने किया, उस राइजिंग राजस्थान में इन्होंने कहा कि हम हर उद्योगपति को बिना ऑप्शन के देंगे। तो बिना ऑप्शन के आप जमीन दोगे तो जमीन के लिए कॉम्पिटिशन नहीं होगा। तो बिना ऑप्शन के जमीन दोगे तो बेईमानी होगी। जिस जमीन की कीमत मान लीजिए 100 करोड़ रुपए है तो आप उसको 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए में डायरेक्ट दे दो और 3 जगह दोगे उद्योगपति को। एक तरफ तो आदमी के पास रहने के लिए मकान नहीं है, झोपड़ी नहीं है, बेरोजगार के पास दुकान नहीं है। तो दुकान और मकान गरीब और बेरोजगार को नहीं मिलेगा। अब उनको मिलेगा जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। अनिल अग्रवाल इसके मालिक है, हिंदुस्तान जिंक के, और इनका बहुत बड़ा ग्रुप है शायद वेदांत ग्रुप, जो बड़े पैसे वाले हैं। शुरू में इनको जो हिंदुस्तान जिंक मिला वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हिंदुस्तान जिंक से 400 करोड़ रुपए में मिला। तो ये वो लोग हैं जो सरकारी मेहरबानी से बने हैं। इनको राइजिंग राजस्थान के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाते हैं, बुलाकर रामबाग होटल में ठहराते हैं। सोनू निगम आते हैं, उनके लिए गाने की व्यवस्था होती है, नाच गाने की, स्कॉच पिलाई जाती है उनको। तो राजस्थान का गरीब आदमी उम्मीद करता है कि यदि कोई पीने वाला है तो वो चाहता है मुझे देसी दारू का पौवा मिल जाए। तो पौवा नहीं मिल रहा है, उसको स्कॉच पिला रहे हैं। ये बहुत सीरियस बात है। ऐसा नहीं कि राजस्थान में कोई या पूरे हिंदुस्तान में कोई लोग शराब नहीं पीते, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए पौवा उपलब्ध नहीं देसी दारू। जिस दिन आप उनको पिला रहे थे स्कॉच, आप उस दिन पूरे राजस्थान में फ्री कर देते सबके लिए। सरकार की तरफ से मिलेगी। शराब वाली बात आपकी मैंने 1-2 इंटरव्यू के अंदर पहले भी सुनी कि रामबाग के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाकर वहां शराब पिलाई जाती है। गरीबों के पैसे को वहां से उठाकर यहाँ रामबाग के अंदर शराब के अंदर लगाया जाता है। आपको नहीं लगता शराब को तो बंदी कर देना चाहिए राजस्थान की? नहीं, मैं बंद करना इसलिए नहीं चाहता कि एक बार जब राजस्थान में मेरी घारू सिंह जी जब जिंदा थे से, घारू सिंह जी ने एक बार शराब बंद कर दी थी राजस्थान। गोकुल भाई पटना आंदोलन किया तो घारू सिंह जी को प्रेशर था बंद करो, दारू बंद होनी चाहिए, कर दी।
उन्होंने कहा कि उसके बाद जहरीली शराब पीने से बहुत लोग मरे और उनकी सरकार जाने का सबसे बड़ा कारण नहीं बना। आप शराब बंद कर दोगे लेकिन शराब बंद नहीं होगी। ये सरकार की कई उद्योगपति ऐसे बता दूं जो बहुत बड़े आदमी है, दारू की ब्लैक करने वाले लोग राजस्थान के बड़े उद्योगपति बन गए, वो बहुत बड़े परिवार बन गए जो कल तक कुछ नहीं थे। तो सर ये तो जब सरकार की नाकामी है। दारू बंद क्यों करो आप? दारू बंद करने से क्या हो जाएगा? आप जो पीने वाला उसको समझाओ ना कि नहीं पिए। सर वो आप जो जब सिगरेट का पैकेट आता है उसके ऊपर लिखा हुआ था साफ साफ कि तंबाकू से अच्छे बंद कर लो ना सिगरेट बंद होती है क्या? सिगरेट कंपनियां इतनी बड़ी है, आप गलत फहमी मत लेना, ये तय करती है सरकारें, कोई सरकार हो चाहे हमारी हो चाहे उनकी, बीजेपी कांग्रेस की सरकार है। एक रेस्टोरेंट में बच्चे हुक्का पी रहे हैं, बहुत छोटी चीज हुक्का है, राजस्थान के हर गाँव ढाणी में, कच्ची बस्ती में, पक्की बस्ती में, सब जगह पिया जाता है। नॉर्मल बात, हुक्का बचपन से देख रहे लोग हुक्का पी रहे हैं जी प्रचलन में। अब बात बताओ, हुक्का पी रहे हैं, सरकार ने एक नया कानून बना दिया कि रेस्टोरेंट में हुक्का नहीं पीना चाहिए। मान लो कहीं यदि पीते हुए पकड़े भी तो जान से मारोगे क्या उसको? क्या करोगे? हुक्के पे बैन क्यों आता है? सिगरेट कंपनियां प्रेशर करती है सरकारों को, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, कि हुक्का मत चलने दो, हुक्का नहीं चलेगा तो सिगरेट चलेगी। सिगरेट और बीड़ी हुक्के से ज्यादा नुकसान करती है, सब जानते हैं, लेकिन हुक्का माफिया नहीं है, सिगरेट और बड़े उद्योगपतियों माफिया है। और ये जो शराब की बात है, शराब वगैरह बंद करने से समस्या का समाधान नहीं है, लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। तो ये सिगरेट कंपनी वाला जो आपने आरोप लगाया ये भी केंद्र सरकार के ऊपर आरोप है? नहीं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ। ये देखिए हमारे पास हमारी दुकान खत्म है जी, हमारे पास क्या है जी? कांग्रेस के पास कोई, हम तो राजस्थान आ गए, तो केंद्र आ गए, अभी तो सब कुछ ही बीजेपी को दे दिया ना, तो अभी तो बीजेपी के हाथ में, यदि हमारे पास की सरकार है तो हम जिम्मेदार है, तो इनके पास सरकार है, ये जिम्मेदार है, तो जिम्मेदारी तो सरकार की होगी। सर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, एक लिस्ट में बनाकर भी लेके आया हूं। कांग्रेस के जो पिछले 5 साल थे उसके अंदर सर 14 बार पेपर लीक हुए। लाइब्रेरियन, जेइन सिविल, आरईटी, कांस्टेबल, हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती, एसआई भर्ती, चिकित्सा अधिकारी भर्ती, सीएचओ भर्ती, वन रक्षक, बिजली विभाग, रीट। सर जो विद्यार्थी थे इन परीक्षा भर्तियों में बैठने वाले, वो तो आज भी ये चिल्ला रहे कि सर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ? आपकी राजनीति जो भी आप उनके ऊपर आरोप लगाइए वो आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, हमारे भविष्य के साथ ये खिलवाड़ क्यों हुआ? ये जो पेपर लीक का मामला है ये तो बहुत दिनों से चल रहा है जी, लेकिन पेपर लीक का इशू किसने बनाया? हमने बनाया। तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए, नकल नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिक्टनेस हम कानून लेकर आए, पूरे देश में हमने नई थीम दी, एक बच्चा जो डिजर्व करता उसका सिलेक्शन होना चाहिए। पेपर लीक में कांग्रेस ने कोई गुनाह नहीं किया, हमने हमारी सरकार में पकड़ा, हमारी सरकार में हमने नीट का पेपर कैंसिल किया, हमने जांच शुरू की, हमने हमारे आरपीएससी के मेंबर को गिरफ्तार किया। आप बात कर लो, ये अभी 1 वर्ष का शासन हुआ बीजेपी का, 7 बार पेपर लीक हो गए, कल परसों पेपर लीक हुआ है। ये जो पेपर लीक का मामला है ये कोई बड़ा मुद्दा है क्या? ये तो सब सरकारों को, पार्टियों को मिलकर खत्म करने का मुद्दा है। बीजेपी ये उपलब्धि बताती है कि देखो हमने तो 7 बार तो पेपर लीक हो गया। तो बीजेपी और कांग्रेस में जो देश के असली इश्यू है उनको भी आप बांट तो ना सकते हो। प्रॉब्लम है यदि कंट्री की, स्टेट की, को तो दूर करना सबकी जिम्मेदारी है और सबको मिलकर दूर करनी चाहिए। अभी तो कॉम्पिटिशन, हम इस कंट्री में नया सिस्टम चालू है, लोग देश के लिए, स्टेट के लिए, पब्लिक के लिए कम सोच रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी के लिए, खुद की पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा सोच रहे हैं। तो हम जब तक अपने स्वार्थ से, ये कांग्रेस के लिए भी कह रहे हैं, ये बात आप सबके लिए कह रहा हूँ, क्या होगा चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, यदि मैं हूँ तो आज मैं सिर्फ कांग्रेस की बात करूंगा, बीजेपी वाला बीजेपी की बात करेगा, तो कुछ मुद्दों पर हम दोनों पार्टी के लोगों को अलग हटकर तय करना चाहिए। नेशन के लिए, स्टेट के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, नौजवान के लिए, गरीब के लिए, पूरे समाज के लिए कुछ इश्यूज में हमको एक होना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि मुद्दा ये है। मान लीजिए कल वहां घटना हो गई, उसमें महाकुंभ जी मैं आने वाला था, तो आप आवाज दे दे के बुला लो, मौनी अमावस्या है। अभी भी कल मैंने योगी जी का स्टेटमेंट सुना, मुझे भी योगी जी से नाराजगी नहीं है, मैं तो खुद उस आदमी से इम्प्रेस हूँ। वो कह रहे हैं कि हमने वो कह रहे हैं कि हमने सारी रेल बसें वापस खूब आओ। क्यों बुला रहे हो? निमंत्रण दे दे के, भाई साहब आपका व्यवस्था ही नहीं है। कौन मोदी जी, कौन योगी जी? क्या करेगी इसमें बीजेपी की सरकार? तो इसमें तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे
डायलॉगबाजी कर रहे थे। आपने कहा कि हमने इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 11,000 करोड़ या 20,000 करोड़, और आपने जो इतने पुलिया बनाए सब बंद थे कल जब एक्सीडेंट हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा, वहां के अधिकारी भी कह रहे हैं। तो वो पुलिया बनाए किसके लिए? पुलिस के लिए और बाकी वीआईपी के लिए जो अलग घाट बनाया गया, कभी अलग घाट बनता है। वीआईपी के लिए पूरा मैदान खाली पड़ा, एक तरफ भगदड़ मच गई तो लोग मर गए, 30 आदमी कुचल के मर गए, 150 से ज्यादा घायल पड़े। और कई ज्ञानी जो बिल्कुल ही जो कहते हैं ना कि वो देशभक्त नहीं है, जो इसमें भी कह रहे हैं कि जो चमचे हैं ना बीजेपी के, जो ये कह रहे हैं कि ना ये कोई बात हुई क्या, इतने बड़े कुंभ में इतने से लोग मर गए तो क्या हो गया? अरे शर्म करो, तुम देशभक्त नहीं हो। जिसके घर में मौत होती है वो जानता है सरकार को सुनना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी है। और जो छोटी छोटी बातें, वो गौरव नाम उसका है ना, बीजेपी का प्रवक्ता कल वहां बोल रहा था कि नेहरू जी के टाइम में इतने आदमी मर गए थे। सौरभ द्विवेदी कौन बोल रहा था, फिर भी वो सामने निकला। तो डायलॉग बाजी, बीजेपी वालों की डायलॉग बाजी, बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें, और धर्म के ठेकेदार ये हमेशा बनते हैं। लेकिन ये जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं ना, ये मैं आज आपसे कह रहा हूँ, बीजेपी नेता सिर्फ धर्म के ठेकेदार भी तो बनते हैं, लेकिन धर्म के ऊपर काम कुछ भी नहीं करते। आपका हिंदुत्व क्या है? प्रताप सिंह जी का हिंदुत्व क्या आपका पर्सनल? मेरा हिंदुत्व मुझे किसको बताने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही क्षत्रिय हूँ। जो खुद सनातन धर्म के लिए जिसकी पीढ़ियां मर गई लड़ लड़के, उसको ये समझाने की जरूरत है क्या? ये सर्टिफिकेट मांगे बीजेपी वाले। यदि कोई हिंदुस्तान में क्षत्रिय से कोई पूछता है कि हिंदुत्व और सनातन के बारे में जो बात करता है, इसमें तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास जो खुद ही राम का वंशज, उससे क्या बात करेंगे आप? सर, आप क्षत्रिय, आपको गर्व भी होगा इस बात पर। मैं एक सवाल पूछता हूँ, जो ज्यादातर राजपूत नेता है, राजस्थान की ही बात करते हैं, ज्यादातर जो मैक्सिमम कैपेसिटी जो राजपूत नेताओं की, वो भाजपा के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन विद कांग्रेस। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को भी अब कांग्रेस से अलविदा कर देना चाहिए और एक बार भाजपा की तरफ देखना चाहिए? क्यों? कोई मुझे कोई बीजेपी से डर लग रहा है या कोई बीजेपी नेता को ज्यादा गलत नहीं, मैं वो बिगाड़ लेगी बीजेपी, कर लेगी। नहीं, आपका कभी ऐसे क्या है बीजेपी? कभी ऑफर मिला? नहीं, ऑफर मिला या मैं बीजेपी में रह चुका हूँ ना, बीजेपी का प्रेसिडेंट था जी। वो बीजेपी तो मेरे बड़े पिताजी ने बनाई है, बिकॉज ऑफ भैरव सिंह शेखावत तो बीजेपी चल रही है। बिल्कुल सर। तो ये कोई बीजेपी वाले की गलतफहमी नहीं हुई, बीजेपी से मुझे डर लग रहा है, क्या कर लेगी बीजेपी? उनका कर सकती है जो चोर है, बेईमान है, ऐसे बीजेपी वाले मैंने बहुत देखे। मुझे बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी, किसी का डर नहीं लगता। ना मुझे कोई बीजेपी से सर्टिफिकेट चाहिए, ना कोई बीजेपी की केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मैं डरना। जब भी ये जुल्म करेंगे, बेईमानी करेंगे, अन्याय करेंगे, किसी को तंग करेंगे, किसी को गोली चलाएंगे, लाठी चलाएंगे, तो प्रताप सिंह निकलेगा, लड़ेगा, सरकार को झुकाएंगे और लड़ना मुझे भी। आपने क्षत्रिय वाली बात करी थी, मैं उसी पर वापस आता हूँ। आप सवर्ण कैटेगरी से आते हैं सर। जो ईडब्ल्यूएस के जो केंद्र के अंदर अभी लागू हुआ था, वो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि कांग्रेस सरकार के अंदर क्यों नहीं हो पाया? दूसरा सवाल, जो ईडब्ल्यूएस सरलीकरण की जो मांग उठ रही है, उसके अंदर कांग्रेस ने अब तक क्या क्या किया, वो मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आपको शायद पता नहीं, 14% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने लागू कर दिया जी। लागू करके फाइल भेजी केंद्र सरकार जी। केंद्र सरकार उसको बुक करती है। स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू करने की। सबसे पहले शुरुआत कांग्रेस की, अशोक गहलोत की सरकार ने की और ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया। हम 14% दे रहे थे। फिर केंद्र की बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू किया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो अब जब आपने किया तो फायदा क्या होगा? एकमात्र राजस्थान की सरकार ऐसी है, कांग्रेस की सरकार, जिसमें मैं कैबिनेट में था। हमने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया, जमीन की गारंटी खत्म कर दी, मकान की गारंटी खत्म कर दी। ईडब्ल्यूएस का लाभ ही सिर्फ राजस्थान को मिल रहा है, बाकी स्टेटों में मिल नहीं रहा। केंद्र सरकार की नौकरियों को बीजेपी के नेता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और बीजेपी में जो बैठा है, बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर वो किसी भी जाति का ईडब्ल्यूएस वाला करवा दो लागू। मैंने मना किया कि केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं। गजेंद्र सिंह जी, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह, गजेंद्र सिंह की चलो राजेंद्र जी तो बाहर है, मैं क्या करूं? आप इतनी बड़ी बड़ी चमचागिरी करते हो दिन भर और बड़ा जोर लगा रहे हो, तो करा दो ना, राजस्थान का मॉडल लागू करवा दो, पूरे हिंदुस्तान को फायदा होगा, पूरे देश को फायदा होगा, कराओ लागू। आप लागू करा दोगे तो मैं मान जाऊंगा, निश्चित रूप से आप लागू करवा सकते हो, लेकिन लागू नहीं करवा पाएंगे। ये इनकी हिम्मत ही नहीं, मोदी जी के सामने बात करें। तो हम ही थे जो कैबिनेट में बोलते थे, बोलते नहीं है, ये सिर्फ सुनते हैं।
खैर राजेंद्र राठौड़ जी से तो आपका विशेष प्रेम रहा है, आपके सहपाठी में रहे। नहीं मेरे तो बहुत सीनियर है जी। मैं तो कोई 13-14-15 साल सीनियर है मेरे से, मैं तो उनके सामने वो छोटा उम्र में, लेकिन मेरे अच्छे समझ रहे वो एक ही पावर में दूसरे लड़ लेते हम लोग, मेरे को पावर नहीं दे राजनीति लाइफ में बेचारों एक तीखी नोकझोंक हुई थी विधानसभा बहस के दौरान, जब आपने उनसे कहा था कि राजस्थान के अंदर राठौड़ी को कौन चैलेंज कर रहा है, हम आपके साथ हैं। तो मैंने वैसे ही कहा होगा, कोई उनके बीजेपी में कोई एजेंट कर रहा होगा। जी जी कहा होगा आपने कहा कि हम बनाते हैं आपको जो भी आप हमारे पास है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जब उनकी दिक्कत होगी मदद करेंगे। सर सबसे बड़ा जो आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर आज तक लगता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो लगाया जा रहा है कुछ पिछले सालों से, वो है कि परिवारवाद। आप मेरे को ये बताइए, कांग्रेस पार्टी से अगर गांधी परिवार को बाहर निकाल दिया जाए तो कांग्रेस के पास पीएम पद का उम्मीदवार कौन है? एक बात बताओ, कांग्रेस पार्टी से गांधी परिवार के रहते हुए जब सोनिया गांधी राहुल जी प्रधानमंत्री बन सकते थे जी, तो मनमोहन सिंह बने प्रधानमंत्री, पहले नरसिम्हा राव बने, तो गांधी परिवार से तो प्रधानमंत्री बने हुए कम से कम कितने साल हो गए, आप तो उठा के देखो, राजीव गांधी के बाद कोई बना ही नहीं, और 10 साल मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे। उन पर तो आरोप रहे हैं। बीजेपी के पास फालतू की बातें करने के अलावा कुछ नहीं। आप मुझे बताइए, बीजेपी के किसी एक नेता को गोली मारी, पत्थर भी मारा? कोई नहीं मार रहा बीजेपी को। इस देश में सबसे पहले महात्मा गांधी को गोली मारी, तो उन्होंने कहा हे राम, तो राम भक्त थे। फिर इंदिरा गांधी को गोली लगी, फिर राजीव गांधी की लगी, सरदार पटेल सिंह की लगी। जिस गांधी परिवार के इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को देश के दुश्मनों ने मार दिया, देश के दुश्मन ही थे। इंदिरा जी को तो प्रधानमंत्री रहते मार दिया, जिस पोस्ट पर आज मोदी जी बैठे उसी पोस्ट पे तो थी इंदिरा जी, घर में उसके मार दिया, 24-303 की गोलियां लगी। आप मुझे ये बताइए कि पंडित नेहरू 13 साल तक जेल में रहे, 13 साल, दुनिया की हर भाषा को जानता था। ये तो लोग तो पंडित नेहरू की जाति और धर्म पे उंगली उठाने लगे। ये जो फर्जी है बीजेपी के लोग, ये तो थे ही नहीं उस वक्त आजादी की लड़ाई में, ये तो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। आप मुझे बताइए, किसी का परिवार हो या कोई नेता हो, वो अपने दम पे राजनीति करता है, तो बीजेपी से पूछे कांग्रेस पॉलिटिक्स करेगी क्या? ये तो कांग्रेस तय करेगी कि कांग्रेस का नेता कौन। कांग्रेस को गांधी परिवार अच्छा लग रहा है, गांधी परिवार चल रहा है। ये बीजेपी या आप कोई पत्रकार या कोई आप लोग तय नहीं करोगे कि कांग्रेस की लीडरशिप कौन होगा। कांग्रेस का लीडर होगा, ऐसा तो ना कि राहुल गांधी की फॉलोइंग नहीं है। राहुल गांधी 2 जगह से एमपी जीत कर आया है, 2 जगह, ठीक है, चुनाव में जीतता है, नेता है देश का। तो आप हमसे उसको सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, सर्टिफिकेट जनता दे रही है, कांग्रेस को वोट भी मिलता है, बराबर टक्कर देती है, कल प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगा। ये बीजेपी में गांधी परिवार से डरती है बीजेपी, तब गांधी परिवार पे अटैक करती है, बिल्कुल करे अटैक, लेकिन ना तो गांधी परिवार के 2-2 लोग मर गए वो डर रहे हैं। सर सवाल मेरा ये कि हम परिवार की बात ही क्यों ला रहे हैं, परिवार शब्द ही क्यों बीच में ला रहे हैं? जब हम देश के सबसे बड़े पद जो पीएम पद के लिए हम जब बात कर रहे हैं, तब हम परिवार शब्द का ही उपयोग क्यों कर रहे हैं? गांधी परिवार क्या है? यही बात सुनिए, क्यों नहीं कर रहे आप? यदि कोई अभी जो लीडरशिप है तो खड़गे साहब राष्ट्रीय जी, भविष्य में क्या होगा कुछ पता नहीं। जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों एमपी थे तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बने जी, तो राहुल गांधी यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम लोग ये चाहते हैं बने, बिहार देश को उसकी जरूरत है जी। तो ये सर्टिफिकेट बीजेपी से नहीं चाहिए, बीजेपी अपना संभाले, बीजेपी को बहुत राज मिल गया, वक्त बताएगा कौन। एक मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे आप जैसे कांग्रेस की जब भी बात आती है तब सबसे बड़ा चेहरा जो सामने दिखाई देता वो होते राहुल गांधी जी। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा, जब 2004 के जब चुनाव हो रहे थे तब राहुल गांधी जी की उम्र 30 वर्ष थी, ठीक है। जब 2005 के अंदर राहुल गांधी जी ने अपनी ही जो पारिवारिक सीट है बेटी, वहां से सबसे पहला चुनाव लड़ा। तो सब मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने दिन 30-32 साल अपने जीवन के क्यों पहले लगा दिए, इतने लेट क्यों लॉन्च किया गया? जब उनको पीएम पद का ही उम्मीदवार बनाया था, उनको तय करना है, ये आपको हमको तय करना जी। तो राहुल गांधी तय करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी हम सोचेंगे उसी वक्त बन जाते तो बन ही जाते, कौन रोक रहा था? अगला नहीं बना। ये भी उसके लिए नहीं बनने के लिए भी तो ताकत चाहिए कि खुद नहीं बन के मनमोहन सिंह जी को बनाया, नहीं तो सेकंड टर्म में तो बन ही जाता है ना राहुल गांधी, कौन रोक रहा था राहुल गांधी? लेकिन कोई पद छोड़ने के लिए ताकत चाहिए, ये अलग अलग आदमी की सोच और जज्बा होता है, उस पर हम डिस्कस करें कोई फायदा नहीं। तो राहुल गांधी को क्या कहना, आप क्या हमारी कहना जी जी ठीक है सर। ऑडियंस में सब चाहेंगे किसी को कोई सवाल होता है, कोई हाथ खड़ा कर सकते हैं? नमस्ते सर, मेरा नाम राहुल गुजर है। सर मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आपने रीट के बारे में बोला कि भर्तियां रद्द हुई है, हमने भी की है, तो क्या ये
बीजेपी सरकार 1 साल में कोई भर्ती रखने के लिए एसआई की मान लो, एसआई या देखिए, एक बार ये मानकर चलना, जो एसआई भर्ती का मामला है अभी कोर्ट में आ बीजेपी ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करना है नहीं करना है बीजेपी को तय करना है, तो अब वो कोर्ट में आ गया। अब इसकी असली रिजल्ट तो तब आएगा जब कोर्ट से। और सर जैसे कि कोर्ट तय करेगी है ना, तो इसमें कोर्ट के द्वारा तो कह दिया गया था कि रद्द हो जाएगी। कि कोर्ट ने नहीं कहा अभी तक। जिस दिन कोर्ट चाहेगा उस दिन तो देखो अपने आप रद्द हो जाएगी। कोर्ट चाहेगा उस दिन। अब ये बीजेपी सरकार का लग रहा था कि बीजेपी सरकार रद्द करेगी, और बीजेपी सरकार का क्योंकि डॉक्टर केवड़ीलाल जी की मिनिस्टर है वो भी कह चुके थे, लग रहा था रद्द करेगी। लेकिन इस बीजेपी की सरकार की डिसीजन की कोई पावर ही नहीं। सरकार यदि डिसीजन ले रद्द कर दे तो कौन रोक रहा है? लेकिन अब ये कोर्ट में आ गया तो सरकार को कोर्ट में एफिडेविट देना था, सरकार ने भी एफिडेविट दिया। और इसी को जय श्री राधे सर, मेरा सवाल यही है कि अगर जैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी में जो भी अनबन चलती रहती थी, आने वाले चुनावों के अंदर क्या फेस अशोक गहलोत जी ही रहेंगे या फिर सचिन पायलट बनेंगे? और अगर सचिन पायलट जी बन भी जाते हैं तो क्या आपने हर स्वीकार लेंगे? ये बताइए कल का पता नहीं है कौन क्या होगा, अभी बहुत हुए रुकिए देखिए क्या होता है। ये तो पार्टी नेतृत्व तय करता है और जनता तय करती है। ये कुछ आज मैं कहूँ ये होंगे कुछ ऐसा नहीं होता है। आपका स्टैंड तो होगा ना कि आप सचिन पायलट जी को स्वीकार करेंगे? ऐसे नहीं आपको बताएंगे अभी कोई आप ये रुकी हो गया सर दोनों में से कुछ होने वाला है। सर मैं ये बात शेयर कर देता हूँ इस सवाल को। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे अभी भाजपा की सरकार है, आपके आरोप लगते रहते हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार लगने चाहिए, एक मजबूत विपक्ष के लिए ऐसे आरोप लगना भी आवश्यक है। लेकिन सर जब आप विपक्ष के अंदर तब आप आरोप लगा रहे हैं, जब आप पक्ष के अंदर रहते तब आपके 3 साल तो पिछले 2 टर्म के अंदर तुमने देखा है 3 साल तो आपके कभी इस वोट में कभी इस वोट में आपके लिए नहीं करोगे पार्टी की बात, कभी इस वोट में कैसे कभी इस वोट वोटबाजी के अंदर निकल जाते हैं, और जब पिछला लास्ट 1 साल बचता है तो उसके अंदर की हम ये करेंगे वो साथ में तोड़ रह जाती है। तो ये तो युवाओं के साथ या फिर जो राज्य के लोग उनके साथ ही बात है। जो कांग्रेस की पॉलिसी है, कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी और बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी। मास बेस्ड पार्टी में कांग्रेस वो काम करती है जो जनता चाहती है, इसीलिए तो पब्लिक वेलफेयर स्कीम कांग्रेस लेकर आती है। बीजेपी डाइवर्ट कर रही है इस देश में तो बाढ़ के उठाने लग जाए धर्म की राजनीति, टकराव की, बिखराव की रणनीति। जो बीजेपी राजनीति कर रही है वो देश को आगे लेके नहीं जा रही, वो रोजगार और नहीं है। लेकिन कांग्रेस की जो पॉलिसी है उसमें रोटी भी है, रोजगार भी है, सम्मान भी है, बराबरी भी है। बीजेपी में कांग्रेस में बेसी है। जहाँ पे रही आप कांग्रेस में कौन बनेगा तो 4 साल अभी से किसी की क्या हो रहा है अभी सर मेरा सवाल ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी पिछली बार तो आपके 3 वर्ष तो इसी बात पर निकले कि कोई इस ग्रुप में रहेंगे, कोई इस मांगे क्या सरकार बनेगी, बिगड़ेगी, क्या होगा? ऐसा कांग्रेस में नहीं आपको दूसरी तरफ से और वो है इंडिया कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी और सब लोग राहुल गांधी को नेता मानते हैं, फिर उसकी कभी चलती है। बीजेपी मोदी को नेता मानती है, कांग्रेस को राहुल गांधी को नेता मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई राजनीति जहाँ पे कांग्रेस हो या बीजेपी कॉम्पिटिशन सब जगह और कॉम्पिटिशन में इस तरह की बात आती है। और किसी को सवाल पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाती जा रही है कि मुफ्त में रेवड़ी बांट रही है आम आदमी पार्टी। तो सर ऐसा तो राजस्थान में भी आपकी सरकार ने मुफ्त में बिजली पानी दी थी दिया ना, हमने जो भी मुफ्त में किया आज तक मंत्री का जैसे इक्विटी नॉन का दिया, तो हमने अभी 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर रखी है गरीब आदमी की, 50 यूनिट तक जीरो बिल आता है, किसान ने भी काफी यूनिट हमने फ्री कर रखी है, बुजुर्ग क्लास विधवा पेंशन हमने चालू की थी वो चल भी रही है। तो हम कब कह रहे हैं पब्लिक वेलफेयर की स्कीम चलनी चाहिए, तो हम रेवड़ी बांटने की बात नहीं कह रहे हैं, कोई किसी कांग्रेस के नेता कहते हैं सर 4 चीजें मैं आपको बताता हूँ। किसान बिल, सीए, एनआरसी, आप इनके बारे में एक डिटेल में बताइए, आप कुछ इन शॉर्ट बताइए आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपको लगता है कि ये चीजें गलत थी तो और क्या ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिनके ऊपर देश को आगे बढ़ना चाहिए, चाहे आप रहे चाहे भाजपा रहे, वो अलग चीज है। आप समझिए मुद्दे हैं जी।
जिन मुद्दों पर देश में सर पिछले कई वर्षों से तो यही मुद्दे सर देश में वो बीजेपी लाई है। जी मैं वही पूछ रहा हूँ कि इसके अलावा और क्या हो जिन मुद्दों पर देश में बिखराव और टकराव खड़ा होता है जी वो मुद्दे बीजेपी की सरकार इसकी लाती है, जिससे लोग महंगाई की बात नहीं करें, जी गरीबी की बात नहीं करें, रोजगार की बात नहीं करें, भ्रष्टाचार की बात नहीं करें, भुखमरी की बात नहीं करें, देश की समस्याओं की बात, जब सब समस्याओं में ध्यान रखना हो तब बीजेपी इस तरह के मुद्दे लाती है जिससे जनता उलझ जाए और टकराव खड़ा हो जाए। तो कभी किसान के लिए टकराव खड़ा करती है, कभी सीए लेकर आती है, उसका रिजल्ट वो भी जानते हैं कुछ नहीं है और हम भी जानते हैं कुछ नहीं है। तो ये जो मुद्दे बीजेपी लाई तो बीजेपी वो देश में जो वास्तविक मुद्दों पर काम करना चाहिए उस पे नहीं कर पाए, तभी तो ये हालात है। आज इस वक्त प्लीज आप बताओ $70-69 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम। जी जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 2014 में तब $130 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम थे। तो आज क्रूड ऑयल सस्ता है, $15 प्रति बैरल, लेकिन पेट्रोल डीजल महंगा है। मनमोहन सिंह के टाइम में 70 रुपए लीटर के नीचे पेट्रोल डीजल बिकता था। आज 100 के पार पेट्रोल डीजल आ गया, पेट्रोल 100 के पार है, डीजल 100 के नजदीक है। क्यों? जबकि आपको $69 प्रति बैरल सबसे सस्ता क्रूड ऑयल इस वक्त अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। आपने टैक्स लगा दिया, आपने जीएसटी लगा दिया, आप आटे पर जीएसटी लगा दिया, आटे पर कोई टैक्स नहीं लगा। आप ये जो फुलिया आते हैं उसको पॉपकॉर्न कहते हैं, फुलिया पर टैक्स लगा दिया। ये जो सरकार कर रही है देश को समझना पड़ेगा, देश समझ नहीं रहा और लोगों में ऐसा धर्म का है शक्ति। और मैं भगवान कृष्ण राम का अवसर हम लोग मानते हैं, ऐसा हम नहीं है कृष्ण भगवान की पूजा करके हमारे को हम मानते हैं कृष्ण की पूजा करते हैं, दिन भर ये करते हैं, कार्ड देंगे मारने के तुम्हारे पास डबल इंजन की सरकार है, वो तुम्हारे बाप की सोचा कर दूं कुछ करना डबल इंजन की सरकार है ना, किसी को कराए नहीं लोग एक बोलना दे रहे हैं, ये कर देंगे क्या करते हैं सनातन के लिए। लोग दे रहे 1 लाख रुपए महीने का देना बीजेपी 1 लाख रुपए महीना में, अब हम सनातन मानने वालों को 1 लाख रुपए महीने देने कर रहे हैं। और ये नया नाटक शुरू कर दिया आज, तो वो बीजेपी जो कहते हैं बच्चे 4 पैदा करो 5 पैदा करो, करोड़ों रुपए मांग कर रहा है, लेकिन बीजेपी वाले वही है बिल्कुल सॉर्ट है। ये डायलॉग बाजी करें 75 में इंदिरा गांधी कानून लाई 2 बच्चों, तो 2 बच्चों का कानून तो हिंदुओं के लिए भी आई थी, मुसलमान के लिए भी, सिख के लिए, ईसाई के लिए, पूरे देश में जो भी रहता है उनके लिए कानून नहीं लाए थे हम लोग, हमारे दुकान आ गए। तो बीजेपी ने तूफान बचा दिया, जात करना पास कर दे, दशमंदी योगी घाट कर दे, बोल लगेगा हाथ पर, दशमंदी योगी घाट पर ढाला दे दिया। अब कांग्रेस आप बताओ उसको भी 2 बच्चों का कानून रख दिया था, तो आज ये बीजेपी कह रहे तो हिंदू भी उतने होते, मुसलमान जितने होते रह जाते, हिंदू जितने लोग तेजी से आगे बढ़ते तो 2 बच्चों का कानून पर भी लगता, वहां पर भी लगता। आज यदि आप 2 बच्चों का कानून बनाते हो तो हिंदू पर भी लागू होगा, मुसलमान पर भी लागू होगा, लागू कर दो आप। इस वक्त हिंदू इस देश में 85% है, 10-13%, 14% ये माइनॉरिटी मुस्लिम जो माइनॉरिटी का लोग, बाकी सब माइनॉरिटी मुस्लिम से ईसाई आपके फारसी जैन वो सब मिला ये मिला के आप 19%, बाकी तो सब हिंदू। यदि आप 2 बच्चों का कानून बनाते हो तो लोगों की संख्या बढ़ेगी, उनकी तो नहीं बढ़ेगी। नहीं आप क्या है देश को वोटर में ले जाना है, अब आपने नया नाटक चालू कर दिया तो आप कानून बना दो, सबके ऊपर लागू होगा, कौन नहीं मानेगा। सरकार जो कहते हैं तुम कह रहे हो सरकार चलाना आता है, अरे आदमी मानेगा, हिंदू भी मानेगा, मुसलमान भी आकर पढ़ा लिखा हिंदू को चाहे मुसलमान को भी बच्चे। अब आप नया काम चालू करते हैं, बच्चे कितने पैदा करेगा वो बीजेपी बताइए, तो मैं तुम से पूछे बच्चे पैदा करिए, तो ऐसा कभी होता है मेरे फादर को भाई बहन उसको पर होगी, उसके बाद मेरे फादर के 3 है, मेरे 2 बच्चे, ये तो अगला आदमी तो तय करता है वो हिंदू है मुसलमान सिख है ईसाई, ये बीजेपी करता है। बीजेपी एक तो क्या है कि हर आदमी इतनी मुसीबत में इस सरकार को किसी मिशन करी हर आदमी इंसान को हमारा, यही कारण है कि हर आदमी का बेरोजगार उतना परेशान तो वो बेचारा कुंभ में भाग कर जाता है, वो व्यवस्था हो गई। क्या 5 करोड़ लोगों की गाँव में बाथरूम बना ली, क्या हालत हो रही है इसके वजह है सोशल मीडिया ये बीजेपी की जो नकली भक्त है 11 लाख लोग 11 लाख की बात लोग वहां दूसरे असली वीडियो आ रहे हैं और देखो क्या नकली है। वो लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि आपको एक सिस्टम तय करना कि आप ऑनलाइन करते सिस्टम क्या हम एक दिन में आप इतने लोग आएंगे, तो वो तो जनता ऑनलाइन सिस्टम चलता है इतने लोग आ सकते, आपने तो पूरी भीड़ घुसा दी वहां भगदड़। जो सनातन धर्म इतना पवित्र धर्म है, जो मैं भी सनातनी हूँ,
तो आपने वहां पूरा मेला भर दिया उठा के और वीआईपी कल्चर खड़ी कर दी। तो वीआईपी तो आराम से निकल रहा है, गरीब आदमी हो रहा है, किसके बच्चे हो गए, किसकी मां हो गई, किसी का क्या हो गया। इस टीवी का जो नाटक है ना, ये नाटक के जरिए ना तो देश से मतलब है ना कि खुशी से मतलब है, खुशी की कोई नहीं डर रहा था। आज हमको डरा दिया आपने, क्योंकि आपको डरपोक है, आप डरपोक हो इसलिए आप डरा है। बाकी कोई इस देश में नफरत नहीं है। इस देश में तो बहुत हर कंट्री में हिंदुस्तान का आदमी रहता है, तो लगे लग जाए तो नहीं जी सर, आखिर में मैं आपसे एक चीज चाहूंगा कि आप आज का जो यूथ है, यंगस्टर्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, आपको उनकी तरफ से ऐसा क्या संदेश है कि उनको किस तरीके से अपनी अप्रोचेस रखनी चाहिए जीवन में? एक ही बात कहूंगा कि जमाना टाइम मैनेजमेंट का है जी, और इस कंपटीशन के जमाने में जो टाइम मैनेजमेंट से अपनी लाइफ को सेट करेगा, समय की कीमत को समझेगा, वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि जिंदगी में सब कुछ वापस आएगा, बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। यूथ उसको कहते हैं जो सरकार और समाज के बीच में बैलेंस का काम करता है। यूथ उसको नहीं कहते जो दिन भर बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा पार्टी का रोना रोता रहता है। यूथ उसको कहते हैं जो नेशन की बात करता है। यूथ कभी किसी पार्टी से बंधता नहीं है, यूथ ही बदलाव का कारण बनता है। यूथ का मतलब ये कि यदि कोई सरकार है तो सरकार के खिलाफ जो व्यवस्था, जो समाज के खिलाफ सरकार फैसले ले, उसके खिलाफ आवाज उठाए, उसी को यूथ कहते हैं। इसीलिए जब यूथ जागरूक हो जाएगा और बेवजह गुलामी नहीं करेगा पार्टियों की, तो मैं मानता हूँ कि देश में कभी भी कोई सरकार अभी नहीं हो सकती देश में। अभी तो क्या हो, यूथ खुद ही पार्टी बन गया और वो भी रिलीजन के आधार। यूथ के साथ दिक्कत तो सोशल मीडिया को मानने लगा यूथ, और यूथ खुद दिन भर इसी काम में लग गया उस मैसेज को आगे करने में। अरे नकली मैसेज है, जिस देश में यूथ इस मैसेज को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस जयपुर में बैठा हूँ, मैंने एक दिन एक संदेश सोशल मीडिया पर सुना, यूथ बोल रहा था और बड़ा बीजेपी पर पैसे देते हुए करूंगा। वो बोल रहा कि ये जो ताजमहल है ये शाहजहां ने नहीं बनवाया, मैंने इसकी लालूसा ने बनवाया है, और उसके पिता ने बनवाया होगा। वो बोल रहा था, इतने बेईमानी है। जयपुर में बैठा हूँ, जयपुर आ गया नहीं, जयपुर कुमारी मुख्यमंत्री बन गई। उसे पूछ लो उनकी बात बनाया था, तो वो क्लेम करते हैं झूठी बात, कभी क्लेम नहीं किया जयपुर। क्या बात बहुत दूर हो गया। ताजमहल शाहजहां ने बनाया, दुनिया जानती। अब हम कह देंगे कि सब कुछ हमने बनाया। अब जब इस स्तर पर आ जाए पॉलिटिक्स, अचानक होने लगा, अब आपको कह दोगे पता नहीं क्या क्या, और राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप को नहीं हुआ, गवर्नर अकबर ने आया था, राजा मान सिंह महाराणा प्रताप, अकबर लड़ रहा था कि महाराणा प्रताप? अकबर तो नहीं लड़ रहा था इस महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह लड़ रहे थे। और महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति आगे का मुसलमान था भाई, मुख्य सेनापति था। राजपूत राजा मदद नहीं कर रहे थे राजा महाराणा प्रताप की, तभी तो मुसलमानों से मदद मांगी उन्होंने। राजपूत राजा मान सिंह के साथ थे, क्योंकि राजा मान सिंह पावरफुल थे। उस जमाने में आगे छोटी भी आ सकती, दीवार बड़ी भी आ सकती। सारे राजपूत हो गए थे, उन्होंने अफगानिस्तान के मुसलमानों से मदद मांगी। तो हाकिम का सूरी 10,000 घुड़सवारों को लेकर आया, पीर का पठान किया है, और उस युद्ध में जो हुआ सबको पता है। लेकिन महाराणा प्रताप को इसलिए तो ना जानते हैं, तो कौन थे, कितने युद्ध जीते, महाराणा प्रताप को इसलिए जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो धर्म है और जो स्वाभिमान है, उसको उन्होंने माना। उन्होंने कहा मैं लड़ सकता हूँ, मार सकता हूँ, लेकिन झुक नहीं सकता। ये उनकी बड़ी बात थी। उन्होंने कहा हिंदुस्तान का धर्म यही, हम लड़ेंगे मारेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। इसलिए महाराणा प्रताप को जानते हैं। हम हिस्ट्री को भी घुमाना चाहते हैं। हम अपने हिसाब से क्या हुआ कि इस देश का जो सनातन है, जो हिंदू है, वो देश का नेतृत्व करता है। इस देश के हिंदू राजाओं ने कभी भी देश के बारे में बात क्यों डरे नहीं। राम ने, कृष्ण ने, भगवान राम ने उतना ये मेरा है, नहीं बना है, ऐसा तो नहीं। अब क्या अचानक की जो नई सरकार है, सरकार में आने का अभी जयपुर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं। बीजेपी ने क्या बिगाड़ दिया? क्या बिगाड़ लिया मुसलमान? हम लोग क्या किया? बीजेपी कुछ कर सकती है मुसलमानों के खिलाफ? क्या करिए? कुछ कह रहे हो सनातन लोग बनाना तो बनाओ ना। आपको अकबर में सुधार करना है, करो, आपकी सरकार है, हम तो रोक रहे ऐसा। और बेचारे मोहन भागवत की कुछ कह रहे हैं, हर मस्जिद के नीचे मंदिर में ढूंढो, ये तो कह रहे हो, गलत क्या, अच्छी बात है। आप ख्वाजा के दरबार में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
पीर पगार जितने भी हुए जो संत महात्मा पीर पगार होते हैं उनकी खबरें वहां पहुंचती हैं। अब हर कोई आता है यूपी से चल के और दुकान अपनी लगाने के लिए मेरी दुकान चल जाए, 2-4 पुलिस वाले मुझसे मिल जाए, मैं मेरी दुकानदारी चला लूं। वो आगे कह रहा है यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, फिर प्रताप ने लिख के दे दिया तो शर्म नहीं आती। और राजा जो चाहे मोदी जी हो, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, सब प्रधानमंत्री, सब राजा, चाहे हिंदू मुसलमान राजा जितने हुए, सब वहां जाकर बैठते हैं। अभी भी देखिए उन्होंने देश तो समन्वय से, व्यवहार से, सम्मान से चलता है, एक दूसरे के विश्वास से चलता है, कभी भी टकराव से डेमोक्रेसी और देश नहीं चला करते। ये वक्त भारत को यदि आगे ले जाना, आप विश्व गुरु बनाना है, तो आप भारत में इंटरनल फाइट की बजाय दूसरे देशों से हम कम्पीट करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। जिस देश में रिलीजन का और जाति का झगड़ा शुरू हो जाता है उसको उस देश को नुकसान होता है। जहां भी रिलीजन का और जाति का झगड़ा होगा ना, धर्म का और जाति का, उस देश को दिक्कत आएगी। इस वक्त कॉम्पिटिशन होना चाहिए लोगों के लिए, देश की आर्थिक स्थिति मजबूती के लिए, टैक्स में छूट देने के लिए, नौजवान को आगे लाने के लिए, उस पर काम नहीं करने की बीजेपी सरकार सिर्फ एक काम कर रही है कि हर चुनाव में नया मुद्दा लेगा कि बार का सनातन खतरे में है। सनातन खतरे में तो बीजेपी खतरे में थी, वोट कहां से लेते सनातन, आधे लोगों को पता नहीं सनातन क्या है। और सनातन सनातन कर दिया भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं कृष्ण का भक्त हूं, हम जितने राम को नमस्ते दो अभी तक कृष्ण को गोपीनाथ जी का जिसका हमारे खाते की आवाज भगवान कृष्ण को गीता पढ़नी चाहिए यूथ को। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन की पूरा ब्रह्मांड मेरे में समाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड सब मेरे से है। और हम कह रहे कृष्ण हमारे को कह रहा सब मेरा ही, आप बताओ सभी कृष्ण को कह रहे सब कुछ मेरा है। ये फिर आप में इतना बीजेपी वाले इतने बड़े वो है तो उड़ना चाहते थे कि कुंभ में ऐसी भगदड़ मचे ना। बीजेपी की कमांड, बीजेपी के दिमाग में पाप भरा हुआ है, इसके कारण ये इतनी बड़ी घटना होगी क्योंकि बीजेपी वाले माहौल बनाने के लिए व्यवस्था नहीं। आपने युवाओं को संदेश दिया कि धर्म और इस रिलीजन से ऊपर उठकर आपको एक विकास की राजनीति की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन सर एक सवाल मेरा एक और रहेगा, जो छात्र संघ के जो चुनाव थे राजस्थान के वो कांग्रेस सरकार ने बंद किए, उससे काफी युवा जो पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे उनके साथ एक कुठाराघात जो हुआ था कांग्रेस की सरकार के द्वारा, उसके ऊपर आप कुछ सर हमने एक साल बंद किए विधानसभा चुनाव आ गया था, तो विधानसभा चुनाव करवाते या लोकसभा की यूनिवर्सिटी के चुनाव करवाते हमने तभी कह दिया था भैया इस बार विधानसभा चुनाव इस बार नहीं होंगे, अगली बार होगा। तो ये बंद करके बैठ गए, चुनाव तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, चुनाव तो कराने पड़ेंगे तो हो जाएंगे। आपको छात्र नेता तैयारी के लिए अगली बार कर देना, चुनाव पता नहीं हो सकते, हम ये भी लिए थोड़ा चैलेंज कर रहा हूं चुनाव हो के राजस्थान में छात्र संघ के, और ये नहीं कराएंगे तो गवर्नमेंट करवा। आप स्वयं छात्र संघ से आए तो आप इस दंड को भी समझ पाएंगे छात्र नेताओं। मैंने हां कर दिया, विपक्ष में बैठा हूं तो कह रहा हूं बीजेपी ने हमें रोक बता दे छात्र संघ के चुनाव। आपने कांग्रेस को रोकने की कोशिश नहीं करी कि नहीं इस चुनाव को बंद नहीं करना चाहिए, इस युवाओं का भविष्य मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आ गए रोकने की चुनाव अच्छा ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका।